नमस्कार। तो शुरू करते हैं हम अपनी शिक्षण विधियों को। लगभग 10-11 शिक्षण विधियाँ हमने गत क्लास में पूरी कर चुके हैं और आज हमारी जो शिक्षण विधि है वो अब 2-3 छोटी छोटी शिक्षण विधियाँ हैं, तो उनकी आपको बेसिक जानकारी रखते हैं। और वो शिक्षण विधियाँ क्या होता है कि जैसे गणित का विद्यार्थी है तो अपनी गणित की शिक्षण विधि के रूप में उसको पढ़ेगा, संस्कृत का विद्यार्थी है तो वो संस्कृत के रूप में पढ़ेगा, और अंग्रेजी का विद्यार्थी है तो अंग्रेजी की, यानी वो शिक्षण विधियाँ यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, अपनी अपनी भाषा में अपने अपने रूप में उपयुक्त होती है। जैसे आज हमारी जो अगली शायद 11 शिक्षण विधियाँ हो चुकी थी और 12वीं शिक्षण विधि है आज। वो है व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि, व्यतिरेक वैसे एक अलंकार भी होता है व्यतिरेक, और यहाँ पे अगर व्यतिरेक मेथड में दिया है तो व्यतिरेक जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है तुलना। कंपैरिजन इसका अर्थ होता है जब दो के बीच में तुलना कंपैरिजन की जाती है, वो व्यतिरेक शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना। ज़्यादा इसमें नहीं, 2-3 सिंपल सी बातें हैं, वो इनको क्लियर कर लेते हैं। इसमें एक तो क्या है कि इस विधि का प्रयोग कैसी स्थितियों में किया जाता है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, माध्यमिक स्तर के हो, प्राथमिक स्तर के हो या उच्च माध्यमिक स्तर के हो, ये विधि तीनों ही स्तरों में उपयुक्त है। पहले छोटे छोटे कंसेप्ट लिख लेते हैं इसके। पहला इसका बिंदु बनेगा तीनों शिक्षा के तीनों स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तीनों स्तरों में उपयोगी। ये क्या है? तीनों ही स्तरों में उपयोगी है। किसी भी स्तर पर हम इसको पढ़ाएं। और यहां इसको मिटा देते हैं। एक इसकी खासियत है कि इसको अब शामिल करते हैं, यह खेल विधि है। अब इसके बारे में तथ्य जो लिख रहे हैं हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। यह क्या है? एक खेल विधि है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है भाई, द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी है। द्वितीय भाषा शिक्षण में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा कि एक तो पहले आपको ये ध्यान में रखनी है कि एक और लिख लो आप एक बिंदु, ये आप पहले याद रखें। इस लास्ट वाले बिंदु को यहीं से याद करें। इसको पहले तो इसका अर्थ याद कर लें। व्यतिरेक शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना। यहाँ तक वो क्लियर हो गया। तुलना किसकी करेंगे? तो देखो तुलना करेंगे, यहाँ से याद करना भाई, ये आपको पहले याद करना। तुलना किसकी करेंगे? भाषा की, लैंग्वेज की। मान लीजिए हिंदी एक भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है और उर्दू भाषा है ना। भाषा जिसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, आमतौर पर बोलचाल में प्रयुक्त होती है। जैसे मैथ है, मैथ भाषा नहीं है, मैथ का शिक्षण करवाया जाता है। आम बोलचाल में मैथ का प्रयोग बहुत ही नाम मात्र का होता है। तो हमने रीट में सिलेबस के हिसाब से अच्छे से इस बात को तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किसी भी विषय का अभ्यर्थी क्यों ना हो, उसे 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। तो 2 लैंग्वेज का मतलब उसे भाषाई ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो हिंदी अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत या हिंदी या उर्दू
तो ये जो लैंग्वेज है इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो भाषाकार समझ गए, जो हिंदी है वो भाषा है, संस्कृत है वो भाषा है, उर्दू है वो भाषा है, अंग्रेजी है वो भाषा है। तो एक तो ये भाषा शिक्षण के अलावा उपयोगी नहीं है, जैसे गणित के लिए इसका कोई काम नहीं है, यानी आप मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के लिए ये काम में नहीं है, यानी गणित का बिंदु और सामाजिक विज्ञान के बिंदु में आप क्या तुलना करेंगे, दोनों का कोई मेल नहीं है। या आप गणित की किसी टॉपिक का मान लीजिए कि आप हिंदी के किसी टॉपिक से मेल करते हैं तो भी कोई उसमें तुलना नहीं होती। लेकिन भाषा क्या होती है कि एक दूसरे के समीप होती है, उनमें कुछ अंतर होता है। देखो कैसे होते हैं, मान लीजिए एक तो हमने ले लिया हिंदी भाषा ले ली, एक हमने ले ली इंग्लिश भाषा, ठीक। अब हिंदी में हमने लिख दिया रवि खाना खा रहा है, ये हमने हिंदी भाषा में लिखा। इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे रवि ईटिंग फूड। ध्यान से सुनना, एक तो तीनों स्तरों में उपयोगी है, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो। ये खेल विधि है, इसका भी जिक्र करेंगे। द्वितीय भाषा शिक्षण में ये उपयोगी है। ये प्रथम भाषा होगी, ये द्वितीय भाषा हो गई। अब किसी की इंग्लिश प्रथम भाषा है तो हिंदी सेकंड हो सकती है। भाई हम लैंग्वेज लेते हैं ना रीट में, तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो इंग्लिश ले लेगा सेकंड, या संस्कृत लेगा फर्स्ट, जो संस्कृत ले रहा है वो सेकंड, कैसे भी कर सकते हैं इधर उधर। तो ध्यान रखें। अब टीचर क्या करेगा, इसको पढ़ाएगा, किस विधि से पढ़ाएगा, व्यतिरेकी। अब वो क्या करेगा कि हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज पढ़ाएगा और दोनों की तुलना करेगा। मान लीजिए ये फर्स्ट लैंग्वेज है और ये इसकी सेकंड लैंग्वेज है, किसी अभ्यर्थी की ये फर्स्ट लैंग्वेज है और वो सेकंड लैंग्वेज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रवि खाना खा रहा है, तो अब विद्यार्थी हिंदी में क्या टीचर बताएगा कि रवि ये इसमें करता है, खाना ये कर्म है और खा रहा है ये इसकी क्रिया है। फिर वो इसी भाषा के अंदर दूसरी भाषा पढ़ाएगा कि ये इसका कर्ता है या सब्जेक्ट है, ये इसकी क्रिया है या वर्ब है, और ये इसका कर्म है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या करेगा कि एक भाषा पहले बता दी, रवि खाना खा रहा है, कि पहले कर्ता आया फिर कर्म फिर क्रिया। लेकिन अंग्रेजी सिखाएगा तो कहेगा देखो कर्ता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, क्रिया पहले आएगी भाई और कर्म बाद में आएगा। तो यहाँ देखो तुलना कब की जा रही है, दोनों भाषाओं में कुछ समानता तो है। समानता क्या है कि दोनों में कर्ता समान है, कारण भी दोनों में एक है, लेकिन उनका आने का क्रम जो है वो आगे पीछे है। तो ये जो है वो द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी है। तो दो भाषाओं की जहाँ तुलना हो, दो भाषाओं की जहाँ तुलना हो वहाँ कौन सी विधि काम में ली जाती है, व्यतिरेक। और द्वितीय भाषा सिखाते समय टीचर क्या करेगा, द्वितीय भाषा जब प्रथम भाषा को आधार बनाकर, प्रथम भाषा को आधार बनाकर द्वितीय भाषा सिखाएगा, तो वो उस भाषा को सिखाते समय शब्दों, वाक्यों या गद्यांशों को, संरचना को बताएगा। देखो प्राथमिक स्तर है तो तुलना करेगा वो शब्दों की, उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर है तो वो बताएगा वाक्यों को, और हायर सेकेंडरी है चाहे उच्च माध्यमिक है या उच्च कक्षाओं में पढ़ाएगा तो वो बताएगा पूरा गद्य का। अब कैसे बताएगा कि वो क्या कहेगा, जैसे खा रहा है, हिंदी में तो इतना ही बता दिया छोटे बच्चों की, खा रहा है। इसको इंग्लिश में देखो खाना को तो क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, और खा रहा को क्या कहते हैं, ईटिंग कहते हैं। यानी इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ईटिंग हो जाएगा। इसी तरह डांस, नाचना होता है, लेकिन नाच रहा है तो क्या करेंगे भाई, तो बच्चे बोलेंगे डांसिंग। तो कहने का मतलब एक द्वितीय भाषा शिक्षण, एक भाषा के माध्यम के, एक भाषा की तुलना दूसरी भाषा से की जाती है और फिर उसमें नवीन तथ्य बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे बच्चा अपनी चिंतन और तर्क और मनन शक्ति द्वारा नए जो तथ्य सामने आते हैं उनको ग्रहण करता है। ये इसकी, अब इसके अंदर जो सिंपल लाइनें हैं अब मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या होता है। तो देखो इसमें एक तो दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो आपको व्यतिरेक नाम न दे कि यहाँ इसको तुलनात्मक विधि कह दे तो भी बात वही है, कोई नाम दूसरा दे दे कि भाई तुलनात्मक विधि किसे कहेंगे तो भी आपको क्या कहेंगे, तीनों स्तरों में प्रयुक्त होती है ये विधि।
यह खेल विधि है। खेल का मतलब ये एक तरह का गेम हो गया। एक बच्चे को ईट बता दिया, फिर बोला कि हाँ ईट से ईटिंग हुआ, डांस से डांसिंग हुआ, तो और शब्द बताओ, तो बच्चे सोचते 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 फ्लाई से बताएंगे फ्लाइंग, है ना, क्राई से बताएंगे क्राइंग, और गो से बताएंगे गोइंग, है ना, कम से बताएंगे कमिंग। तो एक बच्चों में खेल किसी भावना पैदा करेंगे, तो ये एक प्रकार की क्या होगी भाई, खेल है। दूसरी, भाषा शिक्षण के अलावा जो लैंग्वेजेस, जो भाषाएं, जो सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं है, जैसे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जो लैंग्वेज नहीं है, उनमें ये पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है। उनमें इस तरह से किसी भी अन्य विषय का दूसरे विषय से तुलना नहीं की जा सकती। जैसे विज्ञान की संस्कृत से तुलना नहीं की जा सकती, संस्कृत की विज्ञान से नहीं तुलना की जा सकती, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कोई इस बेस पर संस्कृत बता रहा है ना, कि भाई मैं जाऊंगा, तो जाऊंगा को बोलेंगे छोटे बच्चों को गच्छामि, तो जाऊंगा तो गच्छामि बोलेंगे, है ना। तो इसी तरह से बच्चों को और अन्य उदाहरण बताएंगे संस्कृत के, जिसमें है ना आऊंगा का बता देंगे, है ना, आगमिष्यामि बता देंगे आऊंगा के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक भाषा की दूसरी भाषा से तुलना की जाती है, और विशेष रूप से ये द्वितीय भाषा सीखने में उपयोगी है। ये बात है ना, द्वितीय भाषा, पहले की तो तुलना कर रहे हैं दूसरे से, और नई चीज दूसरे की निकाल रहे हैं कि क्रिया पहले आ रही है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण में सीधा सवाल कई बार पूछा गया, द्वितीय भाषा शिक्षण में कौन सी विधि उपयोगी है, तो आपका उत्तर होगा व्यतिरेकी या तुलनात्मक विधि। तो बताओ भाई, एक सवाल और बन जाता है, तो क्या है कि ये व्याकरण की विधि है क्या? तो व्याकरण की विधि है, कर्ता का, कर्म का, इनके बारे में ज्ञान दिया जा रहा है, तो ये व्याकरण शिक्षण के लिए है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, तो उसमें ध्यान रखना व्यतिरेकी विधि है, वो व्याकरण शिक्षण की विधि है। चलो भाई ये लिख लो आप, इसके बाद में अगली विधियाँ पढ़ते हैं। चलो लिख हो गया, मिटा देता हूँ इसको। अब अगली 13वीं विधि पढ़ते हैं। 12 विधियाँ हो गई। देखो हर विधि में आप कुछ जो चीज़ स्पेशल होती है उसको याद किया करो। व्यतिरेकी विधि में 2-3 चीज़ें स्पेशल हो गई। एक तो द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी ये हो गई। इसके अलावा हर विधि को देख लिया करो कि वो खेल विधि है या व्याकरण शिक्षण की विधि है, खेल विधि है या व्याकरण शिक्षण की विधि है। दोनों है तो दोनों को याद रखो। ये व्याकरण की विधि है तो व्याकरण में कहाँ प्रयुक्त होती है, खेल विधि है तो खेल के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं। तो ये पॉइंट आपको सभी विधियों में याद करना कि कौन सी व्याकरण की विधि है और कौन सी व्याकरण की नहीं है। इसके अलावा ये खेल विधि वाला भी आपको याद रखना कि ये खेल विधि है या नहीं है। एक आप जैसे मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक है या नहीं, तो इसमें तर्क और चिंतन पर बेस दिया जा रहा है, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अलावा ये किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो देखो विधियों में एक तो आप स्तर ध्यान रखा करो कि प्रथम, द्वितीय या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। एक ये देख लिया करो, एक ये मनोवैज्ञानिक है या नहीं है, एक ये खेल विधि है या नहीं है, एक ये भाषा शिक्षण या व्याकरण की विधि है या नहीं। ये 4 पॉइंट तो आप हर विधि में याद करो। मनोवैज्ञानिक है या नहीं है, कि ठीक है। खेल विधि है या नहीं है, व्याकरण विधि है या नहीं है। स्तर कौन सा है, प्राथमिक, द्वितीय, प्राथमिक है, द्वितीय है या तृतीय या तीनों ही है। तो आपको पूछ लिया जाए व्याख्या विधि, तो आप कहोगे सिर्फ तृतीय यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त है। आपको कह दिया कि यह विधि, तो ये तीनों स्तरों के। तो कहने का मतलब इसी तरह से छोटे छोटे ये कंसेप्ट तो हर विधि में चलेंगे। तो इसको बार बार लिखने की बजाय आप समझो इन बातों को, ठीक। अब जो विधि आ रही है आपके हर लैंग्वेज में है। आप सामान्यतः मनोविज्ञान पढ़ोगे तो भी उसमें विधि में ये नाम आता है, और मैं इसमें थोड़ा समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो इस विधि को बहुत बार पढ़ चुके हो सकता है मैं बहुत सारे तथ्य इस विधि में ना बताऊँ, फिर भी आप किताब से इस विधि तथ्य देख के मैं महत्वपूर्ण तथ्य इसके बता देता हूँ। विधि का नाम है, बहुत सिंपल विधि है और सबसे ज़्यादा बार आपने पढ़ी है। एक तो विधि है आगमन विधि, इसके अलावा दूसरी विधि है निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि। इसके अलावा इन दोनों को मिलाएं तो एक विधि बनती है आगमन
निगमन विधि। आप इनको याद रखना, एक विधि तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी है। इसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों को मिटा देंगे। देखो इनका बेसिक अवधारणा क्या है। एक तो मैं 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो एक तो उस हिसाब से पढ़े, एक इसमें शिक्षा में प्रयुक्त कैसे होता है। तो ध्यान रखें भाई, तो पहले जो आपके कहीं आपने चैनल वगैरह देखे होंगे, वहाँ एक बेसिक कंसेप्ट चलता है, हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कई लोग बताते हैं कि शुरुआत में नहीं आ गया तो ये नियम से उदाहरण की ओर चलेगी, या आ में से आ गया तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलेगी। ये आप थोड़ा याद रखना, पहले नहीं आ गया तो ये नियम से उदाहरण की तरफ चलेगी, इसमें आ वाला लाइन आ गया तो उदाहरण से नियम की ओर चलेगी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट। अब क्या होता है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्याकरण शिक्षण पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो उसमें आपको मान लीजिए आगमन विधि भी दे दिया और निगमन विधि भी दे दिया। कौन सी मनोवैज्ञानिक है, कौन सी मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये 4 विकल्प दे दिए, ये पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है और ये आपका तीसरा विकल्प है, और घ चौथा विकल्प दे दिया कोई नहीं, और आपका ऊपर वाला प्रश्न दे दिया कि व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ध्यान रखें, आपको आगमन विधि ऑप्शन में है, निगमन विधि ऑप्शन में, आगमन निगमन दोनों है। पहला ऑप्शन में तो क्या रहेगा, आगमन विधि है, दूसरा ऑप्शन में निगमन विधि है, तीसरा ऑप्शन में आगमन निगमन दोनों है, और चौथे ऑप्शन में कोई नहीं है। और आपको कह दें कि व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ध्यान रखें, अगर ये अलग दिया हुआ है, ये अलग दिया हुआ है, फिर दोनों को साथ में दिया हुआ है, तो आपका उत्तर रहेगा आगमन निगमन दोनों। ऐसी कंडीशन में उत्तर रहेगा। और ये उत्तर ना हो या आगमन निगमन दोनों ना दिया हो, तो इनमें से कौन सी चूज करनी है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ यहाँ क्लियर हो गई आपकी। ये अगर आपको पूछ ले आगमन ऑप्शन में है, निगमन है, आगमन निगमन है और कोई नहीं, ऊपर लिख दिया इनमें से भाषा शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आपका उत्तर दोनों सेम जो है साथ में है, वो उत्तर देना आपको आगमन निगमन। अब पढ़ते हैं हम आगमन विधि, फिर पता करेंगे कि अगर ये 2 ही विकल्प हो तो फिर आपको निगमन बतानी है या आगमन बतानी है, या इस दोनों में क्या अंतर है। चलो भाई एक बार वापस लिख देता हूँ। आराम से हेडिंग लगाओ, इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे, अपने शॉर्ट रूप में समझेंगे। वैसे आपके ये मनोविज्ञान में विधि है। आगमन विधि, यह विधि समझा देता हूँ, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। देखो कैसे चलती है उदाहरण से नियम की ओर। मान लीजिए एक शब्द देव प्लस आले, और विद्यार्थी को बताया गया देवाले, देव प्लस आले और देवाले। और पहले उदाहरण दे दिया, कोई नियम नहीं बताया, उदाहरण पहले दे दिया, और बताया कि देव के लास्ट में जो अ है उसके बाद में आ गया, तो अ और आ दोनों मिलने से यहाँ आ बन गया। तो दोनों मिलने से क्या बन गया, आ बन गया। तो फिर हमने नीचे लिख दिया कि अ और आ मिलने से क्या बन गया, आ बन गया। बच्चों ने देखा इसको, बच्चों ने आराम से देखा कि हाँ भाई यहाँ अ है, यहाँ आ है, अ और आ मिल गया तो आ हो गया। ये कैसे हो गया, फिर उनको बताएंगे कि ये नियम होता है एक। पहले क्या दे दिया उसने, उदाहरण दे दिया। उदाहरण देने के बाद में जब बच्चों को लगा कि हाँ 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 ये है, तो फिर उनको बताएंगे कि ये क्या होता है, एक नियम होता है। पहले उदाहरण दिया, उदाहरण की सहायता से फिर नियम की स्थापना की। तो ये विधि कैसे चलती है भाई, पहला ऑप्शन क्या हो गया इसके चलने का तरीका, उदाहरण से नियम की ओर। हो गई बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, अरे ये मिटा दिया मैंने, चलो वापस लिख देता हूँ, देव प्लस आले और नाम लिख दिया देवाले। फिर इसका दूसरा रूप है, वो है मूर्त से अमूर्त की ओर।
यहाँ आप मूर्त और अमूर्त देख सकते हैं। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हमारे आंखों के सामने मूर्ति के रूप में है, मूर्त रूप में है, विराजमान है। देखो इस मूर्त शब्द से ही नाम बना है, ये मूर्त शब्द है, इसी से नाम बना है मूर्ति। तो मूर्ति किसको कहेंगे? जो सामने खड़ी है, कि बोलते नहीं है क्या, कैसे बैठा है ऐसे मूर्ति की तरह बोल नहीं रहा है। तो मूर्ति का अर्थ क्या हो गया? जो सामने खड़ा है, जो सामने दिखाई दे रहा है। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर चलेगा। तो देखो पहले ये जो थोड़ा समझ लें कैसे चलेगा। ये चीज़ हमने बता दी, ये मूर्त रूप हमारे सामने बता दिया, ए और आ बन के क्या हो गया? आल। अब नियम नहीं बताया और अगला दे दिया कि बताओ भाई, देखिए शिव प्लस आले होगा तो बताओ क्या बनेगा। देखें तो बच्चा दिमाग लगाएगा। जो चीज़ पहले मूर्त रूप में थी, कि ये मूर्त रूप में था कि ए और आ मिल के वा बन गया या आ बन गया, तो फिर वो उसका जो मूर्त रूप था वो अमूर्त में जाएगा। अब शिवालय नाम यहाँ नहीं लिखा गया, फिर भी उसके दिमाग में आएगा अच्छा ये ए और आ मिलकर आ आया तो फिर ये भी आ ही बनेगा। तो मूर्त जो रूप था, इसको देखने के बाद उसका दिमाग कैसा हो गया? यहाँ जो नाम लिख रहा है वो किस तरह से लिख रहा है? अमूर्त रूप में लिख रहा है। या मान लीजिए यहाँ बच्चे को सीधा हिमालय लिख दिया और कहा कि देखो आप इसको बेस पर करो, देखें तो फिर वही मूर्त रूप तो ये है और वो उसका अमूर्त रूप लिखेगा कि हाँ इसमें जैसे उसमें देव है, शिव है, तो यहाँ पर भी हिम। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये विधि जो मूर्त रूप है उससे अमूर्त की तरफ चलेगी। एक उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण करेंगे तो वो तो अभ्यर्थी के सामने या शिक्षार्थी के सामने मूर्त रूप प्रस्तुत कर देंगे, फिर उसके जैसे नीचे उदाहरण देंगे तो फिर अमूर्त रूप से जो उसके सामने नहीं उसकी वो कल्पना करके उसका उत्तर कल्पना से देंगे। तो वो क्या हो गया भाई? मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरा चलता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे चलेगा कि वो एक बार बड़े बड़े रूप में इन चीज़ों को देख लिया। अब बड़े बड़े रूप में देखने के बाद में वो छोटे, जब उसके अन्य उदाहरण आएंगे तो उनको छोटे छोटे रूपों में देखा। वो देखेगा शिव है, अच्छा शिव नाम का शंकर होता है, आले, अच्छा ये भी आले सही है तो फिर ये भी आले। तो जो चीज़ बड़े रूप में थी उसको अब सूक्ष्म रूप में देखने लग गया। तो स्थूल से वो कैसे चलती है? सूक्ष्म रूप में। इसी तरह से प्रत्यक्ष से प्रमाण के रूप में पहले प्रत्यक्ष देख लिया, फिर उसने प्रमाण भी देख लिया कि हाँ इसका रिजल्ट ऐसे आता है। पहले ये प्रत्यक्ष आंखों से देखा, फिर उसका प्रमाण निकाल लिया। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर इस तरह से चलता है। अब देखो इसमें एक सवाल आप देखिए स्पेशली क्या होता है। आपको कोई पूछेगा कि आगमन विधि के पद या चरण, इसका कई बार क्या होता है भाई क्रम पूछ लेते हैं, पद या चरण। इसका थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि आगमन विधि जो होती है इसके 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। वो चारों ही आपको याद करने हैं, ठीक है। वो मैं चारों बताऊंगा और आपकी किताब में भी, शायद साइकोलॉजी वाली किताब में भी ये चीज़ें दी रहती हैं, फिर भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। पहला जो है वो आता है, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, अभी समझेंगे इनको। पहला है प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, और सामान्यकरण। एक बार ये नीचे वाले मिटा देता हूँ। प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, निरीक्षण, सामान्यकरण और परीक्षण। देखो इनको कैसे करते हैं, एक बार उदाहरण दूसरे चेंज कर लेते हैं। ये तो इनमें से समझ लिया, ठीक है। ठीक है, ये 4 चरण है, ये नाम अलग अलग आ सकते हैं भाई। आगमन विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को 4 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले क्या करेगा? प्रस्तुतिकरण। हम दैनिक पाठ योजना में भी देखते हैं प्रस्तुतिकरण होता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? कोई एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसको क्या करेगा? वो प्रस्तुतिकरण देगा। जैसे मान लीजिए उसने एक प्रस्तुतिकरण दिया है, एक उदाहरण प्रस्तुतिकरण का मैं ले लेता हूं यहाँ पे। उसने लिखा सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ। ये उदाहरण दिया और उसको समझाया, तो ये विद्यार्थी पहला पद पूरा हो गया।
शिक्षक का पहला चरण पूरा हो गया। ये पद और चरण, तो आगमन विधि के कितने पद और चरण होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन सा? पहले आया, एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, तो ये पहला चरण पूरा हो गया आगमन विधि का प्रस्तुतिकरण। दूसरा करेगा निरीक्षण और विश्लेषण। अब क्या होगा कि जैसे वो बता रहा है कि आ के साथ में ए आने से आ बनता है, तो शिक्षार्थी है वो इस चीज़ का निरीक्षण कर रहा है। अच्छा, वो आ है, इसके आगे ए आया, आ और ए मिल के आ हो गया, निरीक्षण कर लिया। या इन शब्दों को विश्लेषण कर लिया। कैसे कर लिया? सेवार्थ, इसका विश्लेषण करेगा। अच्छा, अर्थ यहाँ आ गया, सेवा यहाँ आ गया, तो उसका निरीक्षण भी उसने कर लिया एक बार और उसका विश्लेषण भी कर लिया। अब उसके बाद में तीसरी कार्य क्या होगा? वो सामान्यकरण करेगा। सामान्यकरण का मतलब क्या होगा? इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द देखेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण है ज्ञान प्लस अर्थ। अब वो क्या कर रहा है? इस नियम को देखकर इस नियम का साथ नियमीकरण कर रहा है कि जैसा ये नियम काम कर रहा है वैसा इस शब्द में नियम कर रहा है, तो वो इसका एक जनरलाइजेशन होगा, वो उसने दिमाग में बिठा लिया। ऐसे जो शब्द होते हैं, अ और आ मिलने वाले आ होते हैं, तो इस तरह से वो कई शब्द याद रखेगा। फिर उसके दिमाग में एक शब्द हो जाएगा, यार मैंने कहीं एक नाम पढ़ा है हितार्थ, तो कहीं उसका भी तो ऐसा नहीं होगा? हाँ भाई, इसका भी ऐसा ही होगा, हित प्लस अर्थ हो जाएगा। हाँ यार, एक नाम पढ़ा है स्वार्थ, अच्छा तो फिर इसका भी ऐसे ही हो सकता है। हाँ भाई, इसमें भी स्वय और अर्थ करके हम कर देंगे स्वार्थ। तो वो क्या करेगा? उस जो नियम उसको बताया गया था उस नियम का वो नियमीकरण करेगा, अपने दिमाग में उसका प्रयोग करेगा, अर्थात उसको जनरलाइजेशन कर लेगा, दिमाग में बिठा लेगा उस बात को। फिर इतनी चीज़ होने के बाद में वो इन चीज़ों को मिलाएगा आपस में कि हाँ ये भी ऐसा हो रहा है, ये भी ऐसा हो रहा है, तो वो टीचर भी कर सकता है, ऐसा परीक्षण करेगा कि हाँ भाई ये ठीक है। वो खुद ही क्या कर लेगा? उसका सत्यापन कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये सही हो रहे हैं, तो फिर मेरा ये भी सही है, और उसमें जो त्रुटि होगी वो आमतौर पर सुधार दी जाती है। तो ध्यान रखें, कितने चरण हो गए? 4। सबसे पहले अभ्यर्थी क्या करेगा? अभ्यर्थी बैठा रहेगा, टीचर आएगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा, तो वो हो गया प्रस्तुतिकरण। अब उदाहरण प्रस्तुत करके उसको बता दिया, और बताते समय जिस समय टीचर है वो उदाहरण समझा रहा है, तो उस समय उसको क्या करेगा? निरीक्षण करेगा, ध्यान से बैठा देख रहा है। अच्छा, ये ए मिल के आ हो गया। अच्छा, पंखा जातिवाचक शब्द है क्योंकि बहुत सारे पंखे होते हैं। अच्छा, तो टेबल भी तो जातिवाचक हो सकती है, बहुत सारे टेबल। ये चीज़ें क्या कर रहा है? वो पंखा है जातिवाचक, अच्छा बहुत सारे पंखे होते हैं। इस चीज़ को वो क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है, ध्यान से देख रहा है और उनको अलग अलग विश्लेषण कर रहा है। अच्छा, ये पंखा हो चाहे कोई सा भी पंखा हो, हर चीज़ का उसने क्या कर लिया? विश्लेषण कर लिया या ध्यान से अपने निरीक्षण कर लिया। फिर तीसरी चीज़ आती है वो सामान्यकरण कर रहा है, उसके समान जो अन्य चीज़ें हैं उनसे वो मेल जोल बिठाएगा। अच्छा, पंखा है तो पंखे के समान तो टेबलें भी हो सकती है, बहुत सारी पेन भी हो सकते हैं, तो वो क्या कर रहा है? दिमाग में नियमीकरण कर रहा है, उस चीज़ को जनरलाइजेशन हो रहा है। फिर आखिरी बचता है उसका परीक्षण, तो फिर वो क्या करेगा? उसी से मिलता जुलता 4-5 उदाहरण और देखेगा और फिर चेक करेगा। अच्छा, अब समझ में आ गई क्या? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे नदी हो गया तो नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ होगी, तो नदियाँ भी तो हो सकता है। तो उसने ये चीज़ क्या कर ली? पूछा कि सर नदी भी हो सकती है? बच्चे ने कहा, सर ने कहा नदी क्यों नहीं हो सकती, जातिवाचक संज्ञा नदी भी होती है। अच्छा, तो उसने ये चीज़ वेरीफाई कर ली, सत्यापन कर लिया। पहले चीज़ को क्या किया उसने? प्रस्तुतिकरण अध्यापक करेगा, प्रश्न करते हैं उसका तुरंत निरीक्षण करेगा। यहाँ से चीज़ क्या करेगा? अभ्यर्थी बैठा है, ये टीचर आया हूँ, यहाँ पे टीचर आया और अपना ज्ञान छांट दिया। फिर वो क्या करेगा? ज्ञान ले रहा है, ये ज्ञान कौन ले रहा है? स्टूडेंट ले रहा है, ज्ञान स्टूडेंट ले रहा है। अब तीसरी चीज़ में क्या कर रहा है? इस ज्ञान की जो स्टूडेंट ले रहा है, इस ज्ञान की कई शाखाएं उसके दिमाग में निकलेगी। अच्छा, जनरलाइजेशन करेगा, ये चीज़ ऐसे है तो फिर वो भी ऐसे है, वो ऐसे है तो फिर वो भी ऐसे, सामान्यकरण करेगा। और उसके बाद में क्या कर लेगा कि जैसे ये कई चीज़ें उसके दिमाग में आ जाएगी तो फिर कई और चीज़ें उसके दिमाग में आएगी और उनको क्या करेगा? वो वेरीफाई करेगा कि वो जो मैं यहाँ जो मेरे साथ में जो ज्ञान का पुंज था वो मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत दिशा में सोच रहा हूँ। तो वो उसका वापस वेरीफाई कर लेगा, सत्यापन कर लेगा, उसका परीक्षण कर लेगा। ये होगी भाई आपकी आगमन विधि। एक बार ये आप चारों चरण लिख लो, पद लिख लो, इसमें जो चीज़ें हैं वो और देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी 2-3 चीज़ें और हैं। चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्ट से सामान्य कैसे? ये एक विशिष्ट नाम है उसके, पहले उसके सामने ये विशिष्ट ही रहेगा,
कि यार ऐसे कैसे हो गया। जैसे उसे नियम पता चलेगा तो वो चीज़ें उसके लिए सामान्य हो जाएगी। पहले नियम, जब तक उसे नियम पता नहीं तब तक वो चीज़ें उसके लिए एक विशिष्ट विशेष है कि यार ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है। जैसे उसे रूल पता चलेगा तो वो क्या होगा, सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट से क्या हो जाएगा, ये सामान्य हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगा, हाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब पहले चीज़ें उसकी थी सेवा प्लस अर्थ, ये चीज़ें उसे ज्ञात थी और उसके तरफ वो आगे जो नए शब्द जोड़ रहे हैं तो वो जो शब्द अज्ञात है उसको भी उसकी परिधि में, जो शब्द उसके अनुभव परिधि से बाहर है, जो शब्द अज्ञात है वो भी उसके सामने आ रहे हैं। अब तो वो ज्ञात से किसकी तरफ बढ़ रहा है, अज्ञात की ओर बढ़ रहा है। जो चीज़ें विशिष्ट लग रही थी उनकी अब जनरलाइजेशन कर रहा है, सामान्य कर रहा है ना। और मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, ये 5-4 चीज़ें आप लिखो। हाँ अब देखो बात कर लेते हैं, तो एक नोट लगा के लिख लो, ये व्याकरण की विधि है। क्यों नहीं है भाई, आराम से संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सारी चीजें सब पढ़ाया जा सकता है इससे। हाँ भाई, अब इसमें ज़्यादा तो ये पद मिटा देता हूँ। व्याकरण शिक्षण की विधि है और इसमें कोष्ठ में लिखना सर्वोत्तम है। देखो ध्यान रखना, सर्वोत्तम तो क्या है कि अगर आगमन और निगमन दोनों साथ में विकल्प में आ जाए तो फिर वो दोनों सर्वोत्तम होगी। अगर आगमन निगमन दिया हुआ है, आगमन निगमन साथ वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर इन दो में से तुलना करना, आगमन निगमन या व्यतिरेक दे दी दूसरी, तो आपको फिर ये व्याकरण की सर्वोत्तम विधि किसको मानना है, आगमन विधि को मानना है। क्योंकि पहले उदाहरण से समझाएंगे तो बच देखो इसमें 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, मौखिक रूप से आपकी किताब में है। अब ये व्याकरण सर्वोत्तम विधि है तो बताओ कि मनोवैज्ञानिक हुई कि नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक हो गई। और लगभग ये सीखो, ज़्यादातर ये प्राथमिक स्तर में काम आती है, हालांकि माध्यमिक स्तर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर कुशल टीचर हो तो उसको माध्यमिक स्तर पर भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर ये सर्वोत्तम है। और मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि जब विधि ही सर्वोत्तम है तो सीधी सी बात है व्याकरण की। और इसके अलावा मनोवैज्ञानिक होने का कारण क्या है कि इससे जो ज्ञान सीखा जा रहा है वो स्थायी रहता है, इससे सीखा हुआ ज्ञान। चलो मैं नियम निगमन विधि पढ़ा के फिर तुलना करूंगा इसके, और अच्छे समझ में आएगा। मिटा दो इसको, ठीक। अगली 14 नंबर विधि है भाई, हेडिंग डालो अग्नि। निगमन विधि। निगमन विधि जैसे हमने पहले एक हिंट दिया था, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इसमें एक जो हमने पढ़ा था पीछे, एक सूत्र विधि पढ़ी थी कि ये निगमन विधि का ही एक रूप है। तो इसमें सिंपल सी सूत्र विधि बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, पहले नियम जो होते हैं उसको रटाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और नियम पढ़ाने के बाद में उसको उदाहरण से समझाए जाते हैं। देखो हिंदी के अभ्यर्थी जो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जो गैर हिंदी है, जिनकी साइंस है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य भाषा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संधि एक महाभारत विषय है। वो संधि महाभारत विषय इसलिए क्योंकि आमतौर पर संधि को निगमन विधि से पढ़ाया जाता है। पहले नियम पढ़ा दिए जाते हैं, फिर उनके उदाहरण बता दिए जाते हैं। तो नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं ना, तो वो रटने पर जोर देती है। और जो चीज़ रटने पर जोर देती है वो चिंतन मनन का विकास नहीं होता, उसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है। और स्मरण शक्ति भी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अब किसी की स्मरण शक्ति थोड़ी सी कम है तो फिर उसके लिए निगमन विधि बिल्कुल ही काम की नहीं है। तो निगमन विधि में सामान्यतः क्या कर जाता है, पहले निगमन विधि का एक ही गुण है कि इसमें स्मरण शक्ति डेवलप होती है, क्योंकि इसमें नियम सूत्र जो रटने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी वो आगे होगा इस विधि में। और उदाहरण विधि में जो चिंतन मनन तर्क वितर्क करने की शक्ति ज़्यादा होगी, वो उदाहरण ज़्यादा होगी। वो मनोवैज्ञानिक है। चिंतन तर्क करना ये चीज़ें मनोवैज्ञानिक है, सूत्र के रूप में रटना ये मनोवैज्ञानिक नहीं। तो पहले चीज़ें यही हो गई इसमें कि ये विधि क्या हो गई, अमनोवैज्ञानिक।
ये अमनोवैज्ञानिक विधि। फिर हमने कह दिया कि भाई ये अमनोवैज्ञानिक विधि है तो फिर इसको पढ़ाया क्यों जाता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको हटा देना चाहिए। ये बात भी सही है। तो इसको प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये उच्च कक्षाओं में ठीक चलती है। ये क्या है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे साइंस जैसे सब्जेक्ट है उसमें कई ऐसे प्रयोग होते हैं जो नियमों पर आधारित होते हैं, तो उसके लिए पहले एक नियम बताना ही होता है कि ये ऐसा नियम होता है। उसके बाद में जैसे अपने मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में जैसे पहले बोर्ड मास का नियम बताना ही होता है बच्चों को, क्योंकि आगे जैसे उच्च कक्षाओं में जाएगा तो उसे बोर्ड मास का नियम बता देते हैं। उससे बार बार क्या होता है कि मानसिक क्रियाएं बाधित नहीं होती है। इसके अलावा साइंस में भी कोई प्रयोग ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन जाते बच्चा क्या होता है कि उन नियमों से पहले सीखेगा तो ही वो उदाहरण को समझ पाएगा, नहीं तो सीधे उदाहरण देने से नियमों की स्थापना नहीं होती है। तो ध्यान रखें, उच्च कक्षाओं के लिए विधि है, भले ही ये अमनोवैज्ञानिक विधि है लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए इसका प्रयोग ठीक होता है। इसमें चिंतन मनन शक्ति का विकास बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक सूत्र विधि की तरह है तो ये रटने पर बल देती है। और बाकी इसके गुण हैं, जो विशेषताएं वो उससे उल्टी है। वो उदाहरण से नियम की ओर चल रही थी, ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चल रही थी, कोई विशिष्ट चीज़ आ गई फिर नियम बताया तो वो चीज़ें उसके लिए जनरल हो गई। लेकिन ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। पहले नियम पढ़ते हैं तो सामान्य से लगता है अच्छा ए और आ मिलकर आ हो जाता है, फिर जैसे जैसे उदाहरण आते हैं अरे अरे इसमें तो ऐसे भी होता है क्या, ये ऐसे ए या आने इधर भी आ सकता है ना। तो ध्यान रखें, ये क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। पहले सामान्य नियम जी कहते हैं फिर ये वो मूर्त से अमूर्त की ओर चल रही थी। ये क्या है, अमूर्त से मूर्त की ओर। नियम में कुछ भी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही उदाहरण दिया उसकी चीज़ें सामने आ गई, है ना। वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रही थी। ये पहले उदाहरण नहीं है तो पहले ये नियम देख रहे हैं तो पहले ये चीज़ अज्ञात है कि क्या बताया जा रहा है। जैसे ही उसके उदाहरण आएंगे तो वो चीज़ें ज्ञात हो जाएगी, अच्छा इस नियम में ये बताया जा रहा है। तो ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। पहले इसके प्रमाण देंगे, प्रमाण से यानी एक चीज़ें उससे उल्टी चलेगी, उससे विपरीत चलेगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये उससे विपरीत समझ लेना आप निगमन विधि में, ठीक है। अब देखो सूत्र विधि तो एक प्राचीन विधि भी हो गई। ठीक है भाई, मोटी मोटी चीजें तो ये हो गई। अब इसमें देखो इसके दोष पढ़ लेते हैं। 4-5 दोष पढ़ोगे, इसके दोष जो है ना वो आपके आगमन के गुण हो जाएंगे। जैसे इसका एक दोष है चिंतन मनन मानसिक शक्ति का विकास नहीं। चलो बड़े लिख देता हूं भाई, आपकी शिकायत रहती है। चिंतन तर्क मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। एक तो ये लिख लो आप। इसके अलावा 2-3 चीजें और भाई। स्वयं सीखने या निरीक्षण करने का अवसर नहीं मिलता। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या हो जाएगा, एक गुण है इसका, इसमें क्या कि नियमों को रटा जाता है। तो एक इसका गुण है, इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। बार बार नियमों को याद करें, बार बार अभ्यास करें, है ना। और इसमें विद्यार्थी व शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती और नहीं ज़्यादा विद्यार्थी इसमें सक्रिय रहते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई सक्रिय रहने वाली चीज़ नहीं है। बच्चे अनुकरण ज़्यादा करते हैं। इसमें देखो एक लिख लो, विद्यार्थी सक्रिय न रहकर अनुकरण करते हैं। सक्रिय नहीं रहते हैं, शिक्षक का अनुकरण, नियम पढ़ा रहे हैं, नियम लिख लेते हैं, जैसे उदाहरण लिखा वापस उदाहरण लिख लेते हैं। तो सक्रिय न रहकर, उसमें तो सक्रिय रहते हैं कि सर कोई शब्द दे देंगे ऐसे मिलता जुलता, तो ये सक्रिय न रहकर क्या करते हैं, विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। ये लिख लो भाई आप।
हाँ भाई, तो आपकी होगी ये आज 14वीं विधि। इसके अलावा 8-10 विधियाँ और हैं। अब एक सवाल को इन लोग पूछ रहे थे कि भाई ये किस सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है या रीट के लिए, तो इसमें मैंने पहली क्लास में भी बताया। अब आपने क्लास नहीं देखी होगी शायद, तो प्लीज़ देखें, और बता देता हूँ आज। ये जो शिक्षण विधियों का मेथड है ये कहाँ कहाँ उपयोगी है, आप अपने सिलेबस को आराम से खुली आंखों से देखिए। शिक्षण विधियाँ जहाँ जहाँ हिंदी के विषय, जहाँ जहाँ हिंदी का विषय है वहाँ वहाँ उसकी शिक्षण विधियाँ लागू हैं। वो कहाँ कहाँ हैं देखो, अगर रीट एल फर्स्ट की बात करें तो कोई लैंग्वेज सेकंड अगर हिंदी रखता है, इंग्लिश नहीं रखता है, हिंदी रखता है, तो वहाँ 15 नंबर की जो हिंदी ग्रामर है, इसके अलावा 15 नंबर की एजुकेशन मेथड है। एक स्किल वाला टॉपिक है, वो भी हमारा हुआ नहीं। तो एजुकेशन मेथड है, तो रीट लेवल फर्स्ट के लिए जहाँ हिंदी है ये शिक्षण विधियाँ हैं। इसके अलावा रीट लेवल सेकंड जिसका लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड हिंदी है उनके लिए यही शिक्षण विधियाँ हैं। इसके अलावा रीट मेंस, इसके बाद में जो रीट मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें जिसके हिंदी सब्जेक्ट, सामाजिक वालों के सामाजिक शिक्षण विधियाँ, मैथ वालों के मैथ की, अदर सब्जेक्ट इंग्लिश वालों के इंग्लिश की, रीट मेंस में जिनके हिंदी है उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके पहला ये हो गया रीट लेवल फर्स्ट, लेवल 2, रीट मेंस चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो या लेवल सेकंड का हो, एल फर्स्ट और L2 दोनों हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड जो हिंदी से दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड जो हिंदी से दे रहे हैं, ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड जो हिंदी से दे रहे हैं उनके लिए, सेकंड ग्रेड जो हिंदी से दे रहे हैं उनके लिए लास्ट में जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो 4 वैकेंसी में या 4 जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं चारों के लिए उपयोगी है। इसमें आप चिंता मत कीजिए, आराम से खोल के अपना सिलेबस देख लीजिए, है ना। प्रत्यक्ष करिए, इस 3 चीज़ों को प्रत्यक्ष करिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप एक बार देख लीजिए सिलेबस में, मैंने भी इसको देखा है और फिर आपको किया है। धन्यवाद। अब हम आगे की क्लास शुरू करते हैं।